वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 593 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्ष बनाया गया था। और एनी बेसेंट जो थी वो मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, वे 1875 में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर भी रही थी, अध्यक्षता भी रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी, यानी 1885 में। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। ठीक है, वह 1884 से 88 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? शुरुआती कोड है बंटी। ठीक है, 1885, 86, 87, 88। बंटी मतलब का बी बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूले। ठीक है, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूले। ठीक है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, नौरोजी मतलब दादा भाई नौरोजी, यूले मतलब टी तैयब जी मतलब बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और यूले मतलब जॉर्ज यूले। ठीक है, तो दूसरा पूछा है तो नौरोजी। किधर गए नौरोजी? दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और यह सम्मेलन दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था या सभा कहकर उपहास उड़ाया था? किसने कहा था कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, जिसके समय में ये बनी थी, जिसका कार्यकाल था उस समय। तो लॉर्ड डफरिन ने उपहास भरे शब्दों में कहा था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। लॉर्ड डफरिन सन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। 1884 से लेकर 88 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहा वो। उसी के शासनकाल में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था 1885 और 86 के बीच, जिसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? कौन था महासचिव की बात हो रही है? डब्ल्यू सी बनर्जी लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, इसका उत्तर है ए ओ ह्यूम। तो 1885 में बम्बई में हुए कांग्रेस के पहले सत्र के संयोजकों में से एक ए ओ ह्यूम 22 वर्ष तक पार्टी के महासचिव रहे। ह्यूम भारत के भीतर ब्रिटिश नीतियों को लेकर काफ़ी आलोचक थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? कौन सी अनुसूची है वो? जनजातीय भूमि की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची। ठीक है, तीसरी में तो शपथ है। ठीक है, दूसरी में वेतन भत्ते हैं। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में कुछ उपबंध दिए गए हैं। इस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। इस अनुसूची के अनुच्छेद 6(1), ठीक है, 6(1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इस सूची के अनुच्छेद 6(2) के अनुसार राष्ट्रपति
संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में वृद्धि या उस क्षेत्र को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध किए गए हैं? इसका उत्तर भी 5वीं अनुसूची ही होगा। तो देखिए, 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इन चारों राज्यों के नाम याद रखिएगा, इनकी जगह कुछ और आ सकता है, एलिमिनेट करा सकता है। ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संप्रति सूची। संघ सूची पर संघ के कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य बनाएगी, संप्रति सूची पर संघ भी बनाएगी, राज्य भी बनाएगी। ठीक है, संघ राज्य दोनों बनाएंगे। बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो हुआ था 1951 में। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? 5वीं 6ठी अनुसूची की बात हो रही है, तो सीमावर्ती राज्यों को एलिमिनेट कर दीजिए, पंचायतों के बारे में नहीं है, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण नहीं है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। पहला ही ऑप्शन होगा। तो भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। 6ठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, याद रखिएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। अधिकतर मणिपुर रख के एलिमिनेट कराता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? 3 है, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन कौन सी हैं। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। अनुसूचित क्षेत्रों की बात हो रही है। अनुसूचित क्षेत्रों में यदि आपको, ठीक है, खनिज प्राप्त करना है तो खनन का पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु क्या ग्राम सभा की अनुशंसा होती है? सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तरदायी है इसके लिए, होती है अनुसूचित क्षेत्रों में अगर करना है तो। ये करेक्ट है, सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो देखिए, पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में श्रमिक का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ठीक है। और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा भी आवश्यक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति किस संवैधानिक व्यक्ति में है या संस्था में? बताइए, वो कौन है जो किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित कर सकता है? वो हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के अध्यक्ष में। ठीक है। ये सिफारिश कर सकते हैं लेकिन घोषित यही करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, किस जनजाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए इसके बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विनिर्दिष्ट करता है या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। इसका उत्तर है अनुच्छेद 338 जाति और 338A जनजाति। तो 89वां संविधान संशोधन हुआ था वो सन 2003 में,
जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338 ए के तहत या का के तहत राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग आयोग हो गया है 2003 के बाद से। इससे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक ही आयोग था जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है क्या? छठी अनुसूची? नहीं, पांचवी अनुसूची। हाँ, तो ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है। यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देगी जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए हैं। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं? कौन सा अनुच्छेद है वो बताइए। प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासन के संबंध में उपबंध। ठीक है, 338 लाकर गलत मत कर देना, 244 है इसका उत्तर, अनुच्छेद 244। तो संविधान के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में क्रमशः अनुसूचित जाति आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। यहाँ गठन की बात हो रही है 338 और 338 ए में, और इनके प्रशासन के संबंध में उपबंध है अनुच्छेद 244 में। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि SC/ST के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण या सीटों का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में। नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान की छठी अनुसूची में किन राज्यों के प्रशासन संबंधी उपबंध किए गए हैं? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है। ऊपर देखा होगा आपने एक्सप्लेनेशन में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में तो पहला करेक्ट हो जाएगा। असम है, अरुणाचल, नागालैंड नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। मेघालय है, त्रिपुरा है, सिक्किम, मणिपुर नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड नहीं है, अरुणाचल नहीं है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, अधिकतर मणिपुर डालता है इसमें कंफ्यूज करने के लिए, याद रखिएगा मणिपुर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21वें के तहत तो सिंधी भाषा जोड़ी गई, 61वां है वो। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1989 में, इसके द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और यह अधिनियम 28 मार्च 1989 से लागू है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये इंडियन पॉलिटी के। कुछ प्रश्न इसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के भी ऐड हो गए हैं शुरुआती। ठीक है, चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।